हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों हमारा ये प्रैक्टिस सेट का तीसरा अध्याय है और हम इस टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटिव क्वेश्चंस के बारे में। तो जो लोग हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक भी करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है। तो झारखंड में जो प्रति व्यक्ति वन है वो कितना हेक्टेयर वन है, तो इसमें पूछा गया है कि 2.3, 0.8 और 1.2। तो जो इसका सही आंसर है जाएगा झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना है, 0.8 प्रति हेक्टेयर है। कितना है, 0.8 है। अब हम आपको बता दें कि झारखंड में जो कुल वनों का क्षेत्रफल है वो है 23,721 वर्ग किलोमीटर। कितना है झारखंड में टोटल वन क्षेत्र कितना है, 23,721 वर्ग किलोमीटर है टोटल वन क्षेत्र। अब झारखंड में कितने तरह के वन पाए जाते हैं, तो झारखंड में टोटल दो तरह के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से वन हैं? पहला आता है आर्द्र पतझड़ वन। पहला कौन सा आता है? पहला आता है आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा आता है शुष्क पतझड़ वन। पहला आता है आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा क्या आता है, शुष्क पतझड़ वन। तो इस तरह दो प्रकार के मेनली दो प्रकार के वन पाए जाते हैं झारखंड में। जो आर्द्र पतझड़ वन है उसमें जो वर्षा होती है वो क्या होती है, 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आर्द्र पतझड़ वन में वर्षा जो होती है 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और शुष्क पतझड़ वन में क्या होता है, 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 120 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम वर्षा होती है। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और भारत में जो है, भारत में झारखंड का जो वन प्रदेश है उसका कितना परसेंट है, उसका परसेंटेज है 3.32%। मतलब झारखंड में जो वन है वो पूरे भारत का कितना है, 3.32% है। तो झारखंड में जो वन है वो पूरे भारत का कितना है, 3.32% है। इसके बाद जो झारखंड का वन का औसत है, झारखंड में जो वन का औसत है वो क्या है, पूरे भारत के वन के औसत से अधिक है। पूरा वन का औसत से क्या है, अधिक है झारखंड में जो वन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे जो ज़्यादा वन है वो कौन से जिले में है, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम परसेंटेज की बात करें, अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो सबसे ज़्यादा वन प्रदेश है वो कहाँ है, वो है लातेहार में। लातेहार में क्या है, सबसे ज़्यादा वन वन क्षेत्र है प्रतिशत के दृष्टिकोण से। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि दालमा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला रांची, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा सरायकेला खरसावां और चौथा जो दिया हुआ है वो पश्चिमी सिंहभूम। तो जो दालमा अभ्यारण्य है वो कहाँ है, वो है पूर्वी सिंहभूम में। अब दालमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, दालमा अभ्यारण्य की स्थापना जो हुई थी 1976 ईस्वी में हुई थी। दालमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से अभ्यारण्य है। टोटल क्या है, 11 अभ्यारण्य है हमारे झारखंड में। टोटल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, मेनली 11 है। जिसमें सबसे पहला आता है पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य जो कहाँ है, पलामू में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी कितनी कब हुई थी, 1976 में हुई थी। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से ये क्या है, पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और ये क्या है, ये एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का अभ्यारण्य है। एकमात्र क्या है, राष्ट्रीय स्तर का अभ्यारण्य है जो पलामू अभ्यारण्य है। इसके अलावा हजारीबाग अभ्यारण्य जो है, इसके बाद आता है हजारीबाग अभ्यारण्य। हजारीबाग अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, हजारीबाग में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। इसके बाद आता है महुआ टाड़ अभ्यारण्य, जिस जो क्या है, महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य भी जिसको हम लोग बोलते हैं। ये कहाँ है, महुआ टाड़ भेड़िया, महुआ टाड़
भेड़िया अभ्यारण्य जो कहाँ है, लातेहार में है। ये भी कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद आता है तोपचाची अभ्यारण्य। तोपचाची, तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ पे है, धनबाद में। तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ पे है, धनबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 को हुई थी। उसके बाद आता है लवालोंग अभ्यारण्य। लवालोंग, लावालोंग अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, ये है चतरा में। लवालोंग अभ्यारण्य कहाँ पे है, चतरा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 को हुई थी। उसके बाद आता है पारसनाथ अभ्यारण्य। पारसनाथ अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, ये गिरिडीह जिले में है। पारसनाथ अभ्यारण्य कौन से जिले में है, गिरिडीह में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आता है कोडरमा अभ्यारण्य। कोडरमा अभ्यारण्य इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे है, कोडरमा में है। पालकोट अभ्यारण्य, इसके बाद आता है क्या, पालकोट अभ्यारण्य। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुआ था। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1990 में था। और इसका जो जिला है वो कौन सा जिला है, पालकोट अभ्यारण्य गुमला जिले में आता है। इसके बाद आता है उधवा झील। उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार ये कहाँ पे है, ये साहेबगंज जिला में है। उधवा झील पक्षी विहार कहाँ पे है, साहेबगंज जिला में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में हुई थी। इसमें क्या है, पलामू जो है, पलामू केवल क्या है, राष्ट्रीय स्तर का अभ्यारण्य है। इसके अलावा जितने सारे अभ्यारण्य हैं वो क्या है, राज्य स्तर के अभ्यारण्य है। पलामू अभ्यारण्य क्या है, राष्ट्रीय स्तर का। इसके अलावा बाकी सब क्या है, राज्य स्तर के अभ्यारण्य है। जिसमें हम लोग हजारीबाग अभ्यारण्य हुआ, महुआ टाड़ हुआ, तोपचाची, लावालौंग, पारसनाथ, कोडरमा, उधवा झील, पालकोट, ये सब क्या है, राज्य स्तर के अभ्यारण्य। और झारखंड का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है, झारखंड का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। और ये कहाँ पे है, ये लातेहार जिला में। बेतला कहाँ है, लातेहार। बेता लाते ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं, बेता लाते। तो बेतला अभ्यारण्य कहाँ पे है, लातेहार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और इसमें पहली बार जो शेर का गणना हुआ था वो कब हुआ था, 1932 में पहली बार इसमें क्या हुआ था, शेर की गणना हुई थी। शेर की गणना हुई थी, मतलब शेर लोगों की कितने शेर हैं उसकी गिनती हुई थी। कब हुई थी, 1932 में। और यहाँ पे क्या है, 1973 से क्या हो रहा है, बाघ परियोजना चलाया जा रहा है। 1973 से क्या हो रहा है, बाघ परियोजना चलाया जा रहा है। तो ये था अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय कौन सा। क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय कौन सा है। तो ऑप्शन दिया गया है उरांव, मुंडा, लोहरा और संथाल। तो झारखंड की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो कौन सी है, उसका सही आंसर हो जाएगा संथाल। कितना परसेंट है, तो ये क्या है, संथाल झारखंड में 35% है। कितना परसेंट है, 35% है। दूसरी जो सर्वाधिक जनजाति बड़ी जनजाति है वो कौन सी है, दूसरी सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है वो है उरांव। ये क्या है, दूसरी सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। और इस उरांव का जो आबादी का प्रतिशत है वो कितना है, 18.14%। 18.14%। उसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की वो कौन सी है, वो है मुंडा। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मुंडा। इसका जो परसेंटेज है कितना है, इसका जो प्रतिशत है 14.56%। 14.56%। और जो संथाल का सर्वाधिक जमाव है, संथाल का सर्वाधिक जमाव कहाँ पे है, संथाल परगना में। संथाल परगना में क्या है, सबसे ज़्यादा संथाल रहते हैं। और ये संथाल जो है वो कौन से समूह से है, वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह का हिस्सा है। संथाल कौन सी जनजाति समूह का, कौन सी प्रजाति के समूह का हिस्सा है, तो वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह का हिस्सा है। इसमें क्या है, कुल गोत्र की संख्या जो है, संथाल में कुल गोत्र की संख्या कितनी है, 12 है। संथाल में कुल गोत्र की संख्या कितनी है, 12 है। और संथाल समाज को क्या है, 4 वर्गों में, 4 वर्ग या फिर 4 हड़ों में विभक्त किया गया है। 4 वर्गों या फिर 4 हड़ों में विभक्त किया गया है।
जो पहला है वो क्या है, किस्कू हड़ है, किस्कू हड़ है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो मुर्मू हड़ है, दूसरा क्या है, मुर्मू हड़ है। तीसरा जो है वो क्या है, तीसरा है सोरेन हड़, तीसरा क्या है, सोरेन हड़ है। और जो चौथा है वो क्या है, मरूडी हड़, चौथा क्या है, मरूडी हड़ है। तो ये 4 हड़ है, जिसमें किस्कू हड़ क्या है, राजा है, मुर्मू हड़ क्या है, पुजारी है। उसके बाद जो सोरेन हड़ है वो क्या है, सिपाही है, सोरेन हड़ क्या है, सिपाही है। और जो मरूडी हड़ वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृषक आता है, ये क्या है, कृषक आता है। और संथाल समाज में जो है, संथाल समाज में क्या होता है, समगोत्र विवाह, मतलब एक ही गोत्र में, एक गोत्र में क्या होता है, शादी नहीं हो सकता, एक गोत्र में क्या है, शादी नहीं हो सकता, एक गोत्र में क्या है, शादी नहीं हो सकता है। उसमें युवा गृह को, संथाल का जो युवा गृह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं। संथाल का जो युवा गृह वो क्या कहलाता है, घोटुल कहलाता है। संथाल का जो विवाह है उसको क्या बोलते हैं, बापला बोलते हैं। संथाल का जो विवाह है उसको क्या बोलते हैं, बापला बोलते हैं। और इसका वधु मूल्य, संथाल का जो, संथाल लोगों का जो वधु मूल्य है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग पौन कहलाता है। संथाल का जो वधु मूल्य है वो क्या कहलाता है, पौन कहलाता है। और सबसे कठोर सजा क्या है, बिटलाहा है, सबसे कठोर सजा क्या है, बिटलाहा है। और संथाल के गांव को क्या बोलते हैं, संथाल के गांव को हाथों बोलते हैं, संथाल के गांव को हाथों बोलते हैं। और हाथों का जो प्रधान होता है, संथाल के गांव का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, मांझी बोलते हैं। संथाल के गांव का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, मांझी बोलते हैं। और संथाल समाज में कैसी प्रशासन व्यवस्था चलती है, मांझी शासन व्यवस्था। संथाल समाज में कौन सी शासन व्यवस्था चलती है, मांझी शासन व्यवस्था चलती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको क्या करें, मिले, आपका सपोर्ट मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते करें। आप अपने दोस्तों के बीच भी इस चैनल को शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हेल्पफुल हो पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल में गोत्र, संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है 12, 14, 16, 18। तो हमने देखा कि संथाल में गोत्रों की संख्या कितनी है, टोटल 12 गोत्र हैं। कौन कौन से हैं, संथाल में गोत्र जो है वो हांसदा है, संथाल में गोत्र जो है हांसदा है। दूसरा क्या है, मुर्मू है। तीसरा क्या है, तीसरा जो गोत्र है वो क्या है, किस्कू है। चौथा जो गोत्र है वो कौन सा है, हेम्ब्रम है, हेम्ब्रम है। और उसके पांचवा जो गोत्र है मंडी बोलते हैं जिसको। छठा है सोरेन, सोरेन गोत्र है। सातवां टुडू, आठवां बास्के, वेत्रा, पोरैया, चेरो और बेदिया। ये सब क्या है, टोटल 12 गोत्र हैं संथाल समाज में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव का प्रिय पेय क्या है। इसमें ऑप्शन दिया गया दारू, हड़िया, सूरा या इनमें से कोई नहीं। तो उरांव समाज का जो सबसे प्रिय पदार्थ है वो क्या है, हड़िया है। अब हम उरांव समाज की बात करें तो उरांव क्या करते हैं, कुरुक भी कहते हैं। उरांव, उरांव को क्या बोलते हैं, कुरुक भी बोलते हैं। यह क्या है, दूसरी सर्वाधिक बड़ी जनजाति। उरांव क्या है, दूसरी सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, दूसरी बड़ी जनजाति है। कौन सी, वो उरांव है। पहली कौन सी है, तो पहली संथाल है। और भारत की कितनी है, भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की कौन कितनी है, भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। और उरांव जो है, उरांव कौन से है, तो उरांव द्रविड़, उरांव द्रविड़ प्रजाति की समूह में आता है। उरांव कौन सा आता है, द्रविड़ प्रजाति के समूह में आता है। और उरांव में गोत्रों की संख्या, उरांव में जो गोत्र की संख्या है वो टोटल कितना है, संथाल में हमने देखा, संथाल में कितना था, संथाल में 12 था। उरांव में गोत्र की संख्या कितना है, 14 है। उरांव में गोत्र की संख्या क्या है, 14 है। और उरांव में गोत्र क्या बोलते हैं, किली बोलते हैं। उरांव में गोत्र को क्या कहा जाता है, किली कहा जाता है। उरांव में क्या है, गोदना की भी प्रथा है, मतलब लोग टैटू बनाते हैं। उरांव में क्या करते हैं, गोदना की प्रथा है, मतलब लोग क्या करते हैं, टैटू भी बनाते हैं। और उरांव का जो युवा गृह है, उरांव का जो युवा गृह है उसको क्या बोलते हैं, उसको घुमकुरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उरांव का जो युवा गृह है उसको घुमकुरिया कहा जाता है, घुमकुरिया कहा जाता है। और इसमें क्या है कि युवक के लिए अलग और युवतियों के लिए अलग अलग है।
रहने का जगह। युवक और युवतियों के लिए क्या है, अलग अलग है, मतलब पुरुष और महिलाओं के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए क्या है, हुमकुरिया में अलग अलग रहने का जगह है। जहाँ पे पुरुष लोग बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोक एड़पा बोलते हैं। जहाँ पे उरांव लोग के पुरुष रहते हैं युवागृह धुमकुरिया में, उसको क्या बोलते हैं, जोक एड़पा बोलते हैं। और जहाँ पे जो महिलाएं रहती हैं उसको क्या बोलते हैं, टेल एड़पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल एड़पा बोलते हैं। और इसमें जो युवागृह जो घूमकुरिया है, उरांव लोगों का युवागृह जो घूमकुरिया है, उसमें जो प्रवेश का समय है वो क्या है, 10 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं वो प्रवेश करते हैं उसमें, 10 से 12 वर्ष के और इसमें प्रवेश का टाइम क्या है, सरहुल के समय इसमें प्रवेश मिलता है। सरहुल के समय क्या होता है, इसमें प्रवेश दिया जाता है। तो दोस्तों जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारा चैनल नया है तो आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है देवड़ा, पाहन, शोक मुंडा और डेहरी। तो इसका जो सही आंसर है, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को हम लोग डेहरी कहते हैं। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है, डेहरी कहा जाता है। अब मुंडा समाज में जो धार्मिक प्रधान होता है, जो धार्मिक प्रधान होता है, मुंडा समाज में जो धार्मिक प्रधान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। मुंडा समाज में जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। और पाहन का जो सहायक होता है, मुंडा समाज में पाहन का जो सहायक होता है उसको क्या बोलते हैं, पुजार बोलते हैं। पुजार या फिर पनभरा, पुजार या फिर पनभरा बोलते हैं। और मुंडा समाज का जो सबसे सरप्रमुख देवता होता है, मुंडा समाज का जो सबसे सरप्रमुख देवता है वो कौन सा है, वो सिंहबोंगा है। मुंडा समाज का जो सबसे प्रमुख देवता है वो कौन सा है, सिंहबोंगा है। सिंहबोंगा क्या है, सिंहबोंगा सूर्य देवता का प्रतीक है। क्या है, सूर्य देवता का, सिंहबोंगा क्या है, सूर्य देवता का प्रतिरूप है। सिंहबोंगा क्या है, सूर्य देवता का प्रतिरूप है। मुंडा समाज में, मुंडा जनजाति में जो ग्राम देवता होता है उसको हम लोग हाथू बोंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाथू बोंगा बोलते हैं। मुंडा समाज में जो ग्राम देवता होता है उसको हाथू बोंगा बोलते हैं। गांव की जो सबसे बड़ी देवी, गांव की जो सबसे बड़ी देवी होती है उसको क्या बोलते हैं, देसावली बोलते हैं। मुंडा समाज में गांव की सबसे बड़ी देवी को क्या बोलते हैं, देसावली बोलते हैं। जो इनका कुल देवता होता है, मुंडा समाज का जो कुल देवता होता है, कुल देवता होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ओड़ा बोंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओड़ा बोंगा बोलते हैं। मुंडा समाज का जो कुल देवता होता है उसको हम लोग ओड़ा बोंगा बोलते हैं। पहाड़ देवता को क्या बोलते हैं, पहाड़ देवता को, मुंडा समाज में पहाड़ देवता को बुरु बोंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुरु बोंगा कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं। तो हो जनजाति के देवता को क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया है देवी माई, महावीर या बोंगा, और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोंगा। हो जनजाति के जो देवता हैं वो क्या कहलाते हैं, बोंगा कहलाते हैं। अब हो जनजाति का जो ग्राम देवता होता है, हो जनजाति का जो ग्राम देवता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाहुई बोंगा, पाहुई बोंगा बोलते हैं। हो जनजाति का जो ग्राम देवता है उसको पाहुई बोंगा। जो पृथ्वी देवता है, हो जनजाति का जो पृथ्वी देवता है उसको बोलते हैं ओरी बोंगा। क्या बोलते हैं, ओरी बोंगा बोलते हैं। जो पहाड़ देवता है, हो जनजाति का जो पहाड़ देवता है उसको हम लोग बोलते हैं मरांग गुरु। क्या बोलते हैं, हो जनजाति का जो पहाड़ देवता है उसको मरांग गुरु कहा जाता है। वर्षा की देवता जो है, वर्षा के देवता जो है उसको हम लोग देसावली बोलते हैं, देसावली बोंगा बोलते हैं, देसावली बोंगा बोलते हैं। जो धार्मिक अनुष्ठान कराता है, हो समाज में जो धार्मिक अनुष्ठान कराता है, हो समाज में जो धार्मिक अनुष्ठान कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देवरी बोलते हैं। देवरी क्या है, पुरोहित है। देवरी क्या है, पुरोहित है। हो समाज में जो धार्मिक अनुष्ठान कराता है उसको क्या बोलते हैं, देवरी बुलाते हैं। देवरी क्या है, पुरोहित है। और हो क्या है, हो झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। हो क्या है, झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। हो क्या है, झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति। कितना परसेंटेज है, 9.23% है टोटल। और ये क्या है, हो समाज जो है प्रोटोस्लाइड समूह में आता है। कौन से में आता है, प्रोटो
ऑस्ट्रेलॉइड समूह का हिस्सा है, प्रोटोस्लाइड समूह का प्रजाति का हिस्सा है। इसके हो समाज के जो युवा गृह है, हो समाज का जो युवा गृह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गोतियोरा। हो समाज का जो युवा गृह है वो क्या कहलाता है, गोतियोरा कहलाता है। और हो समाज का जो वधु मूल्य है, हो समाज का जो वधु मूल्य है, वधु मूल्य को क्या बोलते हैं, वधु मूल्य को गोनम, गोनम या फिर गोनम या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पोन भी बोलते हैं। और गांव का जो प्रधान है, गांव का जो प्रधान है वो क्या कहलाता है, मुंडा कहलाता है। गांव का जो प्रधान है, हो समाज के गांव का प्रधान जो क्या है वो मुंडा कहलाता है। और मुंडा का जो सहायक होता है उसको हम लोग डाकुआ बोलते हैं। मुंडा का जो सहायक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाकुआ बोलते हैं। मुंडा का जो सहायक होता है उसको क्या बोलते हैं, डाकुआ बोलते हैं। और अगर 7 से 12 गांवों का समूह है, 7 से 12 गांव है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पीर या फिर क्या बोलते हैं, पलहा बोलते हैं। पीर या फिर क्या बोलते हैं, उसको पलहा बोलते हैं। और जो हो समाज का जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। हो समाज का जो शासन व्यवस्था क्या है, मुंडा मुंडा मानकी, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। हो समाज का जो शासन व्यवस्था क्या कहलाता है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पर कहलाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि परिषद, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। इसमें पूछा गया है कि राज्य मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, न्यायाधीश और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है। और भारत के क्या है 91 संविधान संशोधन, भारत का क्या है 91वां संविधान संशोधन के तहत क्या है, संशोधन अधिनियम क्या है 2003 के तहत, भारत के 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या है, झारखंड में जो है मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद की जो कुल सदस्य है, मंत्री परिषद का जो कुल सदस्य होगा वो मुख्यमंत्री को लेके 12 होगा। मतलब टोटल 12 सदस्य ही मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं झारखंड में, मुख्यमंत्री को लेके इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। और राज्यपाल की बात करें तो प्रथम राज्यपाल जो था, प्रथम झारखंड के प्रथम जो राज्यपाल थे, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, वो थे प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, वो प्रभात कुमार थे। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल, आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम जो वर्तमान राज्यपाल है वो है सीपी राधा कृष्णन। झारखंड के अभी जो वर्तमान राज्यपाल वो कौन है, सीपी राधाकृष्णन। और ये क्या है, ये अभी 11वें राज्यपाल है झारखंड के, क्या है 11वें राज्यपाल है। और इनका जो नियुक्ति हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 18 फरवरी 2023। जो वर्तमान राज्यपाल उनकी नियुक्ति कब हुई थी, 18 फरवरी 2023। झारखंड की जो पहली महिला राज्यपाल है, पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन है, वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू क्या है, सबसे लंबे समय तक रहने वाली राज्यपाल है। सबसे लंबे समय तक कौन रहने वाली राज्यपाल है, द्रौपदी मुर्मू है। और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो आयु होनी चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। और जो राज्यपाल का कार्यकाल है, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है, वो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक क्या होता है, प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है
कि झारखंड का जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर, कोडरमा और दुमका। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है, वो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, यह है चतरा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, चतरा। और झारखंड में राज्यसभा के लिए जो सीट है, राज्यसभा के लिए टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 6 है। और लोकसभा के जो सीटों की संख्या कितनी है, वो 14 है। और झारखंड की जो पहली राज्यसभा, झारखंड की जो पहली राज्यसभा की जो पहली महिला जो सांसद हुई है वो कौन है, वो है महुआ मांझी। महुआ मांझी। याद रखने वाली बात है दोस्तों, राज्यसभा, राज्यसभा की पहली महिला सांसद जो झारखंड से हुई है वो कौन है, महुआ मांझी। कौन है, महुआ मांझी। और जो पहली सांसद हुई है, पहली सांसद हुई है झारखंड से, वो कौन है, महिला, पहली महिला सांसद कौन है झारखंड से, वो है सुशीला केरकेट्टा। कौन है, सुशीला केरकेट्टा। तो झारखंड की जो पहली महिला सांसद है वो कौन है, सुशीला केरकेट्टा। अगर राज्यसभा की बात करें तब फिर कौन हो जाएगा, महुआ मांझी हो जाएगा। और पहली सांसद जो बात करें तो क्या हो जाएगा, सुशीला केरकेट्टा। ये कौन से विधानसभा, कौन से सांसद से थी, तो खूंटी, खूंटी से इन्होंने अपना सीट जीता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका ऑप्शन दिया गया रांची, दुमका, धनबाद और पलामू। तो जिसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में। कहाँ पे है, रांची में। तो झारखंड लोक सेवा आयोग जो है वो कौन है, वो संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक क्या है, निकाय है, जिसको हम लोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं। क्या है, संवैधानिक निकाय है। और संविधान के अनुच्छेद जो है 315 के तहत, 315 के तहत क्या किया गया है, जेपीएससी मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 के तहत, अनुच्छेद क्या है, 315 के तहत जेपीएससी का प्रावधान किया गया है। और इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, कौन करता है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, वो राज्यपाल करता है। कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। झारखंड लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 2002 ईस्वी में। झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना 2002 में की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, झारखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे फटीक चंद्र हेम्ब्रम। झारखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, फटीक चंद्र हेम्ब्रम। ये थे प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष जो थे झारखंड के, वो थे फटीक चंद्र हेम्ब्रम। और जो वर्तमान है, वर्तमान झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हैं डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा। कौन है, झारखंड की जो वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा है। और इनकी नियुक्ति कब हुई, इनकी नियुक्ति जो हुई है वो है 22 सितंबर 2022, 22 सितंबर 22 सितंबर 22 सितंबर 2022 को ये नियुक्त की गई हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा जो है वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं। और जो कार्यकाल होता है, झारखंड लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष का कार्यकाल और उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, जो पहले हो वो होता है। तो कितने साल का होता है, टोटल 6 साल का कार्यकाल हो। अगर किसी का 62 साल पहले हो गया, 6 वर्ष पूरा होने से पहले 62 साल का हो गया, तब भी क्या होगा, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।